प्रीवियस क्लास में हम लोग जल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसके उपचार के बारे में पढ़ेंगे कि जल को हम लोग कैसे शुद्ध कर सकते हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं। जल प्रदूषण का मुख्य घरेलू औद्योगिक वाहित मलों से चलते होता है। जो प्रदूषित होता है ज़्यादातर किससे होता है? जो घरों से वाहित मल निकलता है नली के द्वारा बहुत सारे बेकार के पदार्थों से बहा दिया जाता है। वैसे उद्योग के द्वारा, उद्योग जहाँ पे होता है, कल कारखाने होते हैं, उससे भी क्या होता है, बहा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। अतः इसका उपचार करने के बाद ही इसे जलाशयों में प्रवाहित किया जाए। जैसा अब देखो, हम लोग चाहते हैं कि इसको जब हम नदियों या किसी भी जलाशय में बहाते हैं तो उसके पहले उसका उपचार कर ले, तब जाकर उसको उसमें बहाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसके लिए उपचार हम लोग किस प्रकार से करेंगे? पानी को पहले हम लोग साफ कर ले, फिल्टर कर ले, और तब जाए क्या करें, उसे नदियों में बहाए। तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार क्या होता है? तो इस सोपान में बड़े तथा लंबित कणों को अलग कर लिया जाता है। इस स्टेप में क्या किया जाता है? जो बड़े कण होते हैं, बड़ा कण होते हैं, लंबे कण होते हैं, उसको अलग कर लिया, जिसके लिए भौतिक क्रिया अपनाया जाता है, जिसको हम लोग और साधन या प्लावन विधि से या छानन विधि से किसी भी सहायता से हम लोग क्या करें, उसमें से जितना भी बड़े बड़े पदार्थ उसमें दिख रहा है, सबसे पहले उसको फिल्टर कर ले। जैसे हम लोग देखते हैं कि नाला वगैरह होता है, घर का जो नाला होता है, चौला होता है, और उसमें क्या होता है, जितना भी बड़ा पदार्थ होता है सबको क्या करते हैं, पानी के द्वारा बहवा देते हैं। तो सबसे पहला ये बात ध्यान में रख रहे हैं कि इसको हम लोग फिल्टर करके निकाल लें। इसके लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। एक झरना टाइप का हम लोग लगा देते हैं। क्या करते हैं, नालों में जाने के पहले इसमें एक झरना लगा देते हैं। झरना के द्वारा क्या होगा कि सब जितना भी बड़ा पदार्थ होगा छन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से हम बाहर निकाल सकते हैं। पहला ये तरीका हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर, इसको हम लोग भौतिक क्रिया बोलते हैं। पहला फिल्ट्रेशन जो हम लोग करते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। इससे क्या होता है, बड़े कण छन के बाहर निकल जाते हैं, और नलों में जो होता है वो मोटे बड़े कण नहीं जा पाते हैं। अब द्वितीयक उपचार में क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो इस चरण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर कार्बनिक प्रदूषकों को अपघटित कराया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कार्बनिक, जो भी अपघटक होता है, वो कार्बनिक जो पदार्थ होता है उसको अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीव उसमें डाल दिया जाता है, जिससे क्या हो कि उसमें जितना भी कार्बनिक पदार्थ है उसको गला के खत्म कर दें। इसके लिए प्राथमिक उपचार के बाद जल का ऑक्सीकरण ताल में जमा कर लिया जाता है। पहले क्या किया जाता है, जब प्राथमिक उपचार हो जाता है तो जो उसमें से जो जल निकलता है, मान लो कि ये छनने के बाद जो जल निकला उसको पहले एक गड्ढा में गिरा लें। ऐसे डायरेक्ट नदियों में ना बहाए, पहले क्या करें, एक गड्ढा में गिरा लें। ठीक है, और कार्बनिक पदार्थों के मौजूदगी के चलते इस जल में शैवाल एवं सूक्ष्मजीव अच्छी वृद्धि करते हैं। जब कार्बनिक पदार्थ इसमें रहेगा तो शैवाल और सूक्ष्मजीव का इसमें वृद्धि होगा, और जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। अब इसमें पहले क्या करेगा, जीवाणु कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करेगा, शैवाल इस क्रिया के दौरान मुक्त होने वाले CO2 को प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लेगा, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो वही चीज़ क्या होगा, दोनों चीज़ में चाहिए। जो सूक्ष्म जीव होगा वो पहले क्या काम करेगा, तो जो जीवाणु होगा वो जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थ रहेगा उसको अपघटित करेगा तो उसमें से क्या होगा, जीवाणु रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकलेगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला कुछ होना चाहिए। तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, शैवाल हम लोग पता है कि पेड़ पौधा की तरह काम करता है। शैवाल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपने भोजन बनाकर क्या करता है, ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी हो जाएगा। इससे जीवाणु अपने वृद्धि बराबर करते रहेगा, इसलिए कि जब भी ऑक्सीजन मिलेगा तो जीवाणु का भी मात्रा बढ़ते रहेगा। इस प्रकार ऑक्सीकरण ताल के शैवाल एवं जीवाणु के बीच सहजीविता का कायम रहता है, और इस क्रिया में हानिकारक जीवाणु पैदा नहीं हो पाते। इसके कारण क्या होता है, इसमें कोई भी हानिकारक जीवाणु पैदा नहीं होते हैं, एवं कार्बनिक प्रदूषकों का भी नाश हो जाता है। इसमें जितना भी कार्बनिक प्रदूषक रहेगा सब इसमें खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्लोरीन का उपयोग कर ले, उसमें क्या करें, क्लोरीन डाल दे, जिससे हर प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जो जितना भी उसमें जीवाणु रहेगा वो सब नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद हम लोग तृतीयक उपचार करते हैं। इतना तो हम लोग कर लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तृतीयक उपचार करते हैं। जितना भी कार्बनिक पदार्थ होता है उसका सारा
अब घटित हो गया रहता है, तब उसके बाद हम उस तृतीयक उपचार के ऊपर आते हैं। बीच में क्या करते हैं, द्वितीयक उपचार से कार्बनिक पदार्थों, जीवाणु आदि नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अकार्बनिक फॉस्फेट, नाइट्रेट आदि अभी भी मौजूद रहते हैं। अब इसमें कार्बनिक पदार्थ तो खत्म हो गया, लेकिन अकार्बनिक पदार्थ मौजूद उसमें अभी भी रहता है, जैसे फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये सब मौजूद रहते हैं, जिसके चलते यह जल पीने योग्य नहीं रहता, जिसके चलते ये जल को हम लोग पी नहीं सकते हैं। इस चरण में घुलित लवणों को रासायनिक विधियों से, घुलित जो लवण है इसमें फॉस्फेट, नाइट्रेट, इसको रासायनिक विधियों से क्या किया जाता है, दूर किया जाता है, जैसे रिसव प्राशन, ऑक्सीकरण, ये सब उपचार लगाया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है। उपचारित जल को या तो जलाशयों में बहा दिया जाता है या पीने के काम में लाया जाता है। इसको क्या किया जाता है, जब ये पूरी तरह से ये फिल्टर हो जाता है, पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तब इसको जलाशय में बहा दे या पीने के योग्य भी इसको बना लिया जाता है, इतना ज़्यादा इसको शुद्ध कर लिया जाता है। प्रवाहित मल जल का उपयोग बहुत खर्चीला है, इसलिए प्रथम 2 सोपान ही उपयोग किया जाता है। अब देखो, वाहित मल जल जो इसको शुद्ध करना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये पार्ट 3 का उपचार बहुत लोग नहीं करते, इसलिए कि जो 3 होता है इसमें ज़्यादा खर्च हो जाता है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया वगैरह करना पड़ जाता है, इसलिए ज़्यादा खर्च होता है, तो 2 ही चीज़ करा के लोग छोड़ देते हैं, ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ करा देते हैं तो वो जल इतना शुद्ध हो जाएगा कि वो पीने के योग्य बन जाएगा, सोच नहीं सकते हैं। ठीक, इसलिए हम लोग क्या कभी भी सोच सकते हैं कि जो नाला से हम लोग जल को बहा देते हैं उसको पी भी सकते हैं, लेकिन उसको शुद्ध करके पिया भी जा सकता है। इसलिए कि हमको पता है कि हम लोग जो पानी पीते हैं ऑब्वियस है वही सब पानी हम लोग बाद में पीते हैं, इसलिए जमीन सोख कर जब नीचे पानी जाता है तो नीचे से पानी निकाल कर उसी पानी को हम लोग दोबारा पीते हैं, लेकिन वो क्या जाता है पूरी तरह से फिल्टर हो जाता है, तब उसको हम लोग पीते हैं। तो वाहित मल जल का उपचार एकीकृत तरीके से प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों विधियों से मिलकर करने का उदाहरण अर्काटा शहर, अमेरिका कैलिफोर्निया शहर के उत्तरी तट पर अवस्थित देखा जा सकता है। मतलब वाहित जल का जो उपचार होता है प्राकृतिक तरीका से या कृत्रिम तरीका से, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, अर्काटा शहर जो कि अमेरिका में है। यहाँ लगभग 60 हेक्टेयर कक्ष भूमि में फैले 6 कक्षों का आपस में मिलाकर एक श्रृंखला बनाई गई है। इसमें शैवाल, कवक, जीवाणु, अन्य पौधों का उगाए गए हैं और सर्वप्रथम वाहित मल जल का प्राथमिक उपचार किया जाता है। और इस चरण के बाद वाहित मल जल के विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जैसे भारी धातु बचे रह जाते हैं, जिसे कक्षों की श्रृंखला से गुजरता जाता है, उनमें मौजूद शैवाल एवं पौधों का प्रदूषण को अवशोषित कर लेता है और इसके बाद वाहित मल जल लगभग शुद्ध हो जाता है। तो ये पूरा एक बोल सकते हैं 60 हेक्टेयर में ये लगाया गया है, वहाँ का पानी को शुद्ध करने के लिए। जो वाहित मल जल होते हैं जो कारखाने से या किसी भी घर वगैरह से जो पानी निकल कर आते हैं उसको शुद्ध किया जाता है। ये कौन सा शहर में होता है अमेरिका का, तो अर्काटा शहर में देखने को मिलता है। और इस तो शुद्ध कुछ कक्ष विभिन्न प्रकार के जीव जैसे मछली या पक्षी, जानवर आदि पाए जाते हैं, जिनमें इसमें जैव विविधता का उच्च स्तर भी होते हैं। तो इसमें सो शुद्ध करने के लिए बहुत अलग अलग इसमें जैव विविधता भी अपनाया जाता है, जिसमें मछली भी पाया जाता है, पक्षी भी होता है, जानवर भी होता है, सब तरीका को देखने को मिलता है और पूरी तरह से वहाँ शुद्धिकरण किया जाता है वाहित मल जल को। जल के बचत के लिए मानव मल मूत्र का निपटापन शुष्क प्रसाधन कंपोस्टिंग द्वारा किया जाना चाहिए। यह एक सहज और कम लागत वाले व्यवहारिक तरीका है। कंपोस्ट विधि से मानव मल मूत्र का पुनर्चक्र कर इसे प्राकृतिक उर्वरक के रूप में तैयार किया जाता है और इसका उपयोग रासायनिक खाद में किया जाता है। जो मानव का मल मूत्र होता है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है मानव का, तो इसको क्या किया जाता है, पुनर्चक्रण किया जाता है और इसको प्राकृतिक खाद बनाया जाता है, जो रासायनिक खाद के रूप में इसका इस्तेमाल खेतों में किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ठीक, इसको रासायनिक उपचार के लिए दिया जाता है, जो हमें मार्केट से खाद वगैरह खरीदना पड़ता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ता है। उपयुक्त उपचार के अलावे
निम्नलिखित उपायों से भी जल प्रदूषण पर नियंत्रित किया जाता है। तो और भी आगे कुछ उपाय दिया है जिससे जल प्रदूषण पर नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे रासायनिक खाद, कीटनाशी जरूरत से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण देखने को मिलता है। जो रासायनिक खाद जो मार्केट से खरीदा जाता है, ठीक, या कीटनाशक जो कीट वगैरह को मारने के लिए, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सब जितना कम करे उतना ज़्यादा फायदेमंद है। इसलिए इस सब से भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। उद्योगों से निष्कासित गर्म जल, जो गर्म जल होते हैं, को ठंडा करके तालाबों में छोड़ा जाए। इसलिए लोग क्या करते हैं, गर्म जल को तालाबों में बहा देते हैं, जिसके कारण उसमें रहने वाले जीव जंतु क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। वैसे पौधों जैसे जलकुंभी के विकसित होने देने चाहिए, जो सीसा, कैडमियम, पारा, निकल आदि भारी धातुओं को अपने में अवशोषित कर लेते हैं। देखो, जलकुंभी हम लोग पौधा के बारे में पढ़ते हैं, जो पानी में होता है, ठीक है, ये पानी में होता है, वाटर हाइसिंथ कहते हैं, जो पानी में पाया जाता है। तो ऐसा पानी में पौधा होना चाहिए, इसलिए कि ऐसा पानी में पौधा होने से ये क्या करता है, ये ऐसा पौधा है जो सीसा, कैडमियम, पारा, निकल, ये सब पदार्थ को अपने में क्या कर लेता है, ये अवशोषित कर लेता है। इसलिए ऐसा पौधा लगाए जिससे क्या हो, जल प्रदूषण पर कंट्रोल हो सके। प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योग को शहर से काफ़ी दूर लगाना चाहिए। कोई भी प्रदूषण पैदा करने वाला कोई भी कारखाना है, उसको शहर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, शहर से दूर होना चाहिए। साथ ही अपशिष्टों को आबादी से बहुत दूर उपचार के लिए गिराना चाहिए। जो इसका अपशिष्ट होता है तो आबादी से दूर ही उसको कहीं पर गिराना चाहिए, जिससे आबादी को मतलब नुकसान न हो। ये सौ वगैरह क्या कहते हैं, नदियों में बहवा देते हैं, जिससे क्या देखने को मिलता है, तो उससे भी हम लोग को देखने को मिलता है कि वो जल प्रदूषित होता है। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, दाह करना चाहिए। मतलब आजकल इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बना दिया गया है, जिससे क्या किया जा सकता है, लाशों को, शव को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। औद्योगिक बहिस्राव में मौजूद अम्ल और क्षार की निष्पावन विषैले यौगिक को पृथक करना, कोलाइडी अशुद्धता का जमना, धात्विक यौगिक का अवक्षेपण कराना आदि क्रियाओं के अनुपालन करने से बहुत हद तक जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पर दिया हुआ है, जितना भी औद्योगिक होता है उससे अम्लीय या कोई भी क्षारीय पदार्थ निकलता है, वो भी क्या होता है, हानिकारक होता है। उस वक्त चीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए। कोलाइडी जो अशुद्धता होता है, कोलाइडी कण जो होता है किसी चीज़ पर जम जाता है, तो ये सब चीज़ें पर ध्यान देते हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। और भी आगे तरीका दिया हुआ है, चूना, फिटकिरी, फेरिक क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि का उपयोग फॉस्फेट युक्त यौगिक से फॉस्फेट के अवक्षेपित कर दूर किया जा सकता है। देखो, ये सब दिया हुआ है कि हम लोग जो चूना पत्थर ये सब चीज़ जहाँ पर भी निर्माण होता है, इसका जो अवक्षेप होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक, ये सब आज किसी भी मतलब रहने वाले जगह पर नहीं करना चाहिए, शहर से हमेशा दूर होना चाहिए, ये सब चीज़ें पालन करना चाहिए। ये सब चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को दूर किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि गंगा नदी को बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक नियम लाया था 1885 में। 2050 करोड़ की गंगा परियोजना की शुरुआत की गई थी। 1985 का ही बात हो रहा है। उस टाइम यहाँ पे 250 करोड़ का गंगा परियोजना लागू किया गया था, जिसमें गंगा को पूरी तरह से साफ करना था। कहाँ कौन कौन सा जिला में, तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल से गुजरने वाला ये 3 बड़े शहर है जहाँ पे गंगा को क्या किया जाता था, प्रदूषित किया जाता था। विभिन्न शहरों में जैसे लगभग 100 एवं औद्योगिक इकाइयों का लगभग 4200 से निकलने वाली अपशिष्टों के उपचार के महत्वाकांक्षी ये योजना इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई थी। इसको हम किसी प्रकार से सुधारना है और अनेक कारणों से इस उद्देश्य को असातित सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन ये जो लाया गया था, ये बहुत सारा ऐसा कारण रहा जिससे ये सफलता नहीं हो पाया और गंगा को क्या शुद्ध नहीं किया जा सका। लेकिन सबों को सम्मिलित प्रयास से इस दिशा में होना चाहिए कि जब प्रदूषण को रोकने के लिए जन आंदोलन नहीं चलाया जाएगा तो लोग शिक्षित नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हम लोग चाहते हैं कि अगर पॉल्यूशन को दूर करें, उसके लिए जन
आंदोलन चलाए, सबको शिक्षित करे, सबको इसके बारे में बताए, जिससे क्या लोग जान सके और उसको क्या कर सके, हम लोग उसको ठीक कर सके। इसलिए जागरूकता ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए सभी को पता होना चाहिए इससे हम लोग का नुकसान क्या होने वाला है, तभी जाकर लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उस चीज़ से बचेंगे। कुछ ठोस अपशिष्ट का बात किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट का क्या करेंगे? अपशिष्ट मतलब क्या होता है? बेकार पदार्थ ठोस अवस्था में जो रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठोस अपशिष्ट पदार्थों का सम्मिलित रूप से हम कूड़ा करकट कहते हैं। कूड़ा करकट जो होता है देखने को मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस अपशिष्ट कहते हैं। जब हम नगर पालिका द्वारा यह एकत्रित किया जाता है तो इसे नगर पालिका के अपशिष्ट कहते हैं। हम लोग जानते हैं नगर पालिका कहाँ पे पाया जाता है? नगरों में पाया जाता है, शहरों में पाया जाता है। तो नगर पालिका जहाँ पे होता है, अभी से यहाँ पर देखते हैं सारा कचरा को क्या किया जाता है? गाड़ियों द्वारा लेके जाया जाता है, तो उसको इकट्ठा किया जाता है, ठीक। तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं नगर पालिका के अपशिष्ट के नाम से जानते हैं। ये सामान्य रिहायशी घरों जैसे कार्यालय, पशु पशु पशुशालाओं, भंडार गृहों, विद्यालय और कृषि संबंधी कार्य आदि से अपशिष्ट कार्यों से उत्पन्न होते हैं और इनके अंतर्गत कोयला, लकड़ी के जलने से उत्पन्न राख, फलों सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक थैलियाँ, ये सब क्या होता है? सब के सब अपशिष्ट पदार्थ है। रबर, चमड़े का सामान, कांच, जितना भी होता है सब हम लोग क्या करते हैं? इकट्ठा करके रखते हैं। कचरे वाला होता है उसको हम लोग दे देते हैं। खाद्य पदार्थ, लकड़ी के टूटे फूटे जो सामान होते हैं, ये सब के सब क्या कहलाता है? ठोस अपशिष्ट के रूप में गिना जाता है। अगर इसको हम लोग घरों में रखते हैं तो उससे क्या होता है? मक्खी आता है, मच्छर आता है, चूहे आता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। इससे अलग अलग बीमारी भी देखने को हम लोग को मिलता है। यहाँ पर देखा मलेरिया, डेंगू जैसा रोग भी हम लोग इसके इसी सब के कारण होता है। तो कूड़ा करकट को सड़ने से दुर्गंध फैलती है। तो अब ऐसे कि अगर घरों में अगर सड़ने लगे तो इससे क्या होता है? बहुत बड़ा गंध निकलता है, बहुत बेकार का गंध निकलता है। वर्षा के जल के साथ यह नलियों में जमा होकर पानी को बहाव को भी क्या करता है? रोक देता है। जब अगर वर्षा वगैरह होता है तो सब क्या होता है? कहीं कहीं ऐसे फेंका रहता है तो बहते हुए नली में चला जाता है, जो नलियों के बहाव को क्या कर देता है? रोक देता है। जैसे नाली गंदा जल के सड़कों पर बहने लगते हैं, ऐसे गंदे जल, पेयजल को भी क्या कर देते हैं? दूषित कर देते हैं। ये सब चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है। ये इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंके। इसलिए कि जब इधर उधर हम लोग जब कूड़ा करकट को फेंकते हैं तो उससे क्या होता है? ऑब्वियस है, उससे क्या होता है? तो हम लोग देखने को मिलता है जब बारिश वगैरह होता है तो वही बहकर क्या हाथ हो जाता है? नली में चला जाता है, जो नाला वगैरह होता है उसमें जाकर फंस जाता है, जिससे पानी उसमें क्या हो जाता है? पानी पार करना मुश्किल हो जाता है, जिससे वो पानी कहाँ पे? रोड पे बहने लगता है, रास्ते में बहने लगता है, जिससे हम लोग चलने वगैरह में भी दिक्कत होता है। और उससे क्या होता है? उससे हम लोग अलग अलग तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। अब बात की जा रहा है कि ये ठोस अपशिष्टों का वर्गीकरण किया जा रहा है कि ठोस अपशिष्ट को इसको क्या किया जाए? 3 वर्गों में बांटा गया है। किस किस प्रकार का ठोस अपशिष्ट जो होता है वो अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग 3 वर्गों में बांटे हैं। एक जैव नवीकरणीय अपशिष्ट। जैव नवीकरणीय अपशिष्ट, जैव का मतलब हो गया जो बायोलॉजिकली होता है, जो जीवित चीज़ों से जो अपशिष्ट उत्पन्न होता है, मतलब बोल सकते हैं जिसमें जान होता है, उससे अगर अपशिष्ट उत्पन्न होता है जैव अपशिष्ट कहते हैं। नवीकरणीय मतलब उसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं? पुनर्चक्र कर सकते हैं। अनवीकरणीय अपशिष्ट वैसे होता है जिसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो खत्म होने वाला। सॉरी, नवीकरणीय मतलब जो खत्म ना हो, और जो अनवीकरणीय जो खत्म हो जाए। अब पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट के बारे में तीन अपशिष्टों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले जैव नवीकरणीय अपशिष्ट के बारे में जानेंगे। तो वैसे अपशिष्ट अवांछित पदार्थ जिनका जैविक निर्मीकरण या अपघटन होता है। हाँ, निर्मीकरणीय मतलब वही जिसका अपघटन हो सके, वैसा जैविक पदार्थ जिसका अपघटन हो सके, वैसा अपशिष्ट पदार्थ जिसका अपघटन हो सके, उसको जैव नवीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। इस वर्गों में अपशिष्टों का अपघटन मुख्यतः जीवाणु द्वारा होता है। तो ये इसका अपघटन कौन करता है? जीवाणु द्वारा। इसमें कौन कौन सी चीज़ आ जाते हैं? जंतुओं का मल मूत्र हो गया, वाहित मल हो गया, कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, जो कृषि में जितना भी उसमें उत्पन्न होता है अपशिष्ट, जैसे हम लोग काट के छोड़ देते हैं पूला, उसका हर एक बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। पेड़ पौधे के मृत शरीर, कागज, कपास, निर्मित कपड़े जिसका अपघटन हो सकता है,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव नवीकरणीय अपशिष्ट के नाम से जानते हैं, जिसका अपघटन हो सके। और वो किससे उत्पन्न होता है, तो जीवित चीज़ों से उत्पन्न होता है। और इसको नॉर्मली कौन अपघटित करता है, जीवाणु ही अपघटित करता है। अगर जैव अनवीकरणीय अपशिष्ट बात करेंगे, ये जैविक है लेकिन अनवीकरणीय, जिसका अपघटन नहीं हो सकता है। तो वैसे अपशिष्ट जिनका अपघटन नहीं हो पाता है, जो अपने स्वरूप को हमेशा क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, वो खत्म नहीं हो पाता है, उसको हम लोग जैव अनवीकरणीय अपशिष्ट के नाम से जानते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल में आ जाता है पीड़कनाशक, DDT जो बनाया जाता है, ये जैव है लेकिन ये अनवीकरणीय, इसका कभी भी अपघटन नहीं होता है, ये खत्म नहीं होता है। जैसे शीशा भी हो गया, आर्सेनिक भी हो गया, एल्युमिनियम भी हो गया, रेडियो धार्मिक पदार्थ हो गया, ये सब के सब क्या है, जैव अनवीकरणीय अपशिष्ट है। जैव अनवीकरणीय अपशिष्ट है इसलिए कि इसका अपघटन पॉसिबल नहीं होता, ये हमेशा जहाँ पे रहेगा वो हमेशा बना हुआ रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। आगे दिया हुआ है पुनः चक्रीय अपशिष्ट। वैसे अपशिष्ट जिसका पुनः चक्र किया जा सकता है, हम लोग दोबारा उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुनः चक्रीय अपशिष्ट। जैसे बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो किसी हम लोग दोबारा क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ऐसे उसको ना फेंके और उसका दोबारा इस्तेमाल करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपशिष्टों का निपटारण करने का प्रबंध किस तरह से किया गया है उसके बारे में बात किया जा रहा है। जो अपशिष्ट होता है, इसे शहरों से भी कचरा निकाल के लेके जाया जाता है, उसका कैसे निपटारण किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो अलग अलग जगहों पे किस प्रकार से उसका निवारण किया जाता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीका से किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं प्लास्टिक का अपशिष्ट, अस्पताल में जो अपशिष्ट निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों में जो अपशिष्ट निकलता है, उसको हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो सिंपल पहले निपटान करने का यहाँ पर प्रबंध के बारे में हम लोग जान लेते हैं, तब एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। साधारणतः अपशिष्टों को एक जगह एकत्रित कर जला दिया जाता है, और साधारण अपशिष्ट है तो उसको एक जगह एकत्रित करके क्या किया जाता है, आग लगा दिया जाता है। लेकिन इससे कुछ अपशिष्ट को जल जाता है, लेकिन कुछ क्या जा जाता है, शेष बचे रह जाते हैं। ऐसा होता है जब जलाते हैं तो सब चीज़ नहीं जलता है। इसके बदले सैनिटरी लैंडफिल का उपयोग किए जाने लगा है। इनमें जमीन में गड्ढा कर अपशिष्टों को डाल दिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जमीन में गड्ढा किया जाता है और उसको अपशिष्ट को उसमें डाल दिया जाता है। प्रतिदिन कुछ मिट्टी से ढक दिया जाता है। प्रतिदिन इसको क्या किया जाता है, कुछ मिट्टी से इसको ढक दिया जाता है। इससे भी समस्या का समुचित निदान संभव नहीं हो सकता है। अब इसमें भी पूरी तरह समस्या का समाधान नहीं हो सकती, क्योंकि बड़े शहरों में इन अपशिष्टों की मात्रा इतनी अधिक होती है कि ये गड्ढे तुरंत भर जाते हैं। अगर बड़ा शहर का बात करेंगे तो यहाँ इतना ज़्यादा कचरा निकलता है शहरों से कि अगर वहाँ पर कहीं पर गाड़ने की कोशिश करेंगे तो गड्ढा ही तुरंत भर जाएगा। इसके अतिरिक्त लैंडफिल में से रसायन रिस कर भौम जल को दूषित कर देते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे, अगर लैंडफिल्स का यूज किया जाता है, जिससे इसका भी निपटान किया जाता है, यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ था, उससे क्या होता है, तो जो भूमि का जल होता है वो भी क्या होने लगता है, दूषित होने लगता है। अतः विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का निपटाने का मुख्य उपाय निम्नलिखित दिया गया है कि अलग अलग अपशिष्ट को अलग अलग तरीका से हम लोग उसका निपटान कर सकते हैं। सबसे पहले दिया है जैव अनवीकरणीय जो पदार्थ होता है, जो ऊपर में हम लोग देखा है, स्थान पर जैव नवीकरणीय का उपयोग करना चाहिए। पर सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान दें कि जो हम लोग आज अनवीकरणीय जो पदार्थ यूज करते हैं उसका यूज नहीं करके हम लोग किसका यूज करें, ज़्यादा नवीकरणीय पदार्थ का यूज करें जो आसानी से अपघटित हो सके। इससे बहुत सारे सॉल्यूशन हम लोग को आसान बना देगा और पर्यावरण को प्रदूषित होने से हम लोग बचा सकते हैं, जिससे प्राकृतिक रूप से इसका विघटन हो सके। और जैव नवीकरणीय अपशिष्टों को जमीन के अंदर गड्ढे में डालने से क्या हो जाता है, पूरी तरह से निपटान हो जाता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन अनवीकरणीय रहेगा तो उसका निपटान नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग ज़्यादा ध्यान दें कि इसका उपयोग करें निर्विकरणीय पदार्थ का उपयोग करें। जैसे हम लोग बात करते हैं पॉलीथीन की जगह अगर हम लोग क्या करें, कोई भी अगर झोला का यूज करें, झोला कपड़ा का निपटान होता है, झोला का यूज करें। झोला का यूज नहीं कर सकते तो और भी अलग अलग टाइप का आज के पॉलीथीन आ रहे हैं जो कि रस्सी से बना हुआ रह रहा है, कपड़ों का बना हुआ रह रहा है, तो सब हम लोग इस्तेमाल करें, या कागज़ का बना हुआ रह रहा है। उससे क्या होता है, उसका आसानी से हम लोग नवीकरणीय कर सकते हैं, उसका निपटान कर सकते हैं। जिन पदार्थों को पुनः चक्रण होता है उसे अलग करने के बाद जमा कर एक
कबाड़ी वाले को दे देना चाहिए, जिसका हम लोग पुनः चक्र, जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा सामान क्या करते हैं हम लोग बेच देते हैं उस कबाड़ी वाला को, तो ऑब्वियसली उसको ऐसे कचरे में ना फेंके, उसको कचरे में ना फेंके, उसको अलग करके रखे, अलग करके रख के कबाड़ी वाला को क्या बेच दे। इसलिए कि वो क्या करता है, कचरे को ढेर को बढ़ाता भी है और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग गला सड़ा भी नहीं सकते। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, कचरे वाला को अलग करके बेचना चाहिए, और जो पुनर्चक्र हम जो नवीकरणीय पदार्थ उसको अलग कचरे में डाल दो और उसका नवीकरणीय कर देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में होना चाहिए। आगे और दिया, वैज्ञानिक तरीकों से अपशिष्टों को एकत्रित कर शहर के बाहर बंजर भूमि में गड्ढे का निर्माण कर उसमें डाल देना चाहिए। तो वही जितना भी है अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या करना चाहिए, एकत्रित करके शहर के गड्ढों में डाल कर उसको क्या करना चाहिए, गड्ढे में डाल कर छोड़ देना चाहिए। उसका अवयव अपने आप विघटित हो जाएगा। प्लास्टिक के थैलियों का उपयोग कम होना चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके जगह पर जूट के थैली अलग अलग प्रकार का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, आज के डेट में आ भी रहा है। प्लास्टिक का थैली हम लोग यूज करते हैं तो उसका अपघटित भी नहीं हो पाता है, वो नवीकरणीय नहीं होता है, अनवीकरणीय होता है। तो इस बात को ध्यान दे और प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा कम उपयोग करे, ऐसा ध्यान में होना चाहिए। बहुत सारा तरीका है जिससे हम लोग कम उपयोग कर सकते हैं। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सामान लेने निकलते तो अपने पुराना थैली लेके जाए, या पहले का प्लास्टिक है वो लेके जाए, प्लास्टिक कम उपयोग होगा। या उससे भी नहीं होता है तो जो सामान बेचने वाला है, दुकानदार है, वो लोग भी दूसरा थैली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका प्राइस ज़्यादा रहता है। तो उस केस में क्या होगा, या तो आप लोग खुद उसका प्राइस दे 1 रुपये 2 रुपये बढ़ाकर, तब सही है। तो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग प्राइस बढ़ाकर क्यों दे, अगर प्राइस बढ़ा कर नहीं देना है तो अपना थैली लेके जाए, दूसरा उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग कम से कम पॉलीथीन का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक, तो प्लास्टिक अपशिष्टों का निपटान कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।